हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म द लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग लॉ सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं दी कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में, जो यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 10 है। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ना देखा हो आपने तो मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। बिना टाइम गवाए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास यूजीसी नेट के एग्जाम में या ये सब्जेक्ट 2 या 4 नंबर का वेटेज रखता है और कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है। 2-4 नंबर से भी कई बार मेरिट इधर उधर हो जाती है, अक्सर ही हो जाती है, तो कर लेना। इस क्लास को अटेंड कर लो। इस अटेंड करने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई बैरेट खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कॉम्पिटिशन एक्ट की बैरेट डाउनलोड करो, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है ना, उसका प्रिंट आउट निकालो। बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसी से हमें पढ़ना है। सिर्फ 3-4 सेक्शंस आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, और इसके साथ हमें पढ़ना पड़ेगा 19, 27, 28। तो इसको प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है, आप पेन से उन्हीं पेपर्स के पास लिख लीजिएगा। हमारे पास इस कॉम्पिटिशन एक्ट में 3 टॉपिक है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, दूसरा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और तीसरा है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। बस हमें ये 3 पढ़ना है। क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कॉम्पिटिशन पे यहाँ पे हम वो कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं जो आप और हम फेस कर रहे हैं हमारे एग्जाम के या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। यहाँ पे उस कंपटीशन की बात नहीं होगी। यहाँ पे मार्केट में हो रहे कंपटीशन की बात होगी। इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस के बीच में क्या कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो देखो, जो कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। सेलर चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा बेचे कि उसे प्रॉफिट भी हो और वो अपने कस्टमर्स को सिक्योर भी कर सके। ठीक है, ताकि वो कस्टमर डे टू डे बेसिस पे या जब भी उसे खरीदारी करनी है वो उसकी दुकान पे ही आए। तो सेलर का क्या कॉन्सेप्ट है? सेलर चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पे बेचे जिससे कस्टमर के साथ उसका रिलेशन बनता रहे और वो कस्टमर को सिक्योर कर ले फॉर टाइम बीइंग या फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो कस्टमर कभी भी मिस्टर एक्स की दुकान छोड़ के किसी और की दुकान पे ना जाए। समझ में आ रही बात? अब बायर क्या सोचता है? बायर मतलब हम और आप जो बार्गेन करने में बहुत आगे होते हैं, तो हम सोचते हैं भाई कोई ऐसी दुकान मिले जहां पे हमें प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाए और हमें डिस्काउंट भी ज्यादा मिल जाए। मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे दाम पे खरीदना चाहते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो जाए, और सेलर ऐसे दाम पे बेचना चाहता है जिससे उसे बेनिफिट भी हो और उस कस्टमर को वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिक्योर भी कर ले। बात समझ में आई? तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब कंपटीशन का जो प्रोसेस है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है कि मान लीजिए बहुत सारी इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, तो ये लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं। अब मान लीजिए साड़ी की शॉप है, ठीक है। अब साड़ी में कोई क्या ही डिफरेंस करेगा? हो सकता है कि कोई चिकन की कढ़ाई की साड़ियां ले आए, कोई शिफॉन की ले आए, कोई सिल्क की ले आए। अब हो सकता है एक ही दुकान में आपको सब कुछ मिल जाए। तो क्या कह रहे हैं कि जब इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस के बीच में कंपटीशन होता है तो वो कंपटीशन इस लेवल पे चला जाता है, इतना टेंस्ड हो जाता है कि वहां पे कोई एक इंटरप्राइज, चाहे वो इंटरप्राइज XYZ है या ABC है, वो एक ऐसे पोजीशन पे आ जाता है जहां पे वो बाकी इंटरप्राइजेस को, बाकी दुकानों को क्या करेगा? डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो कहा भी जाता है कि कंपटीशन किल्स कंपटीशन, मतलब कंपटीशन ही कंपटीशन को खत्म करता है। अब भाई किसी 10 लोगों ने एक मार्केट में दुकान खोली और उन सारे दुकान पे कपड़े मिलते हैं। अब सबने A1 क्वालिटी के कपड़े रखने की कोशिश की, लेकिन उसमें से 2-3 लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया उस दुकान में। अब जब उन्होंने उस दुकान में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? उनके पास ही सारे कस्टमर जाने की कोशिश करेंगे कि भाई उनके यहाँ चलते हैं, उनके यहाँ वेराइटी बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत डोमिनेट करने की कोशिश में आ जाता है और बाकी व्यक्ति उसके साथ कॉम्पीट नहीं करता है, तो ऐसे कंपटीशन की वजह से ही कॉम्पिटिशन्स खत्म होने लगते हैं। मतलब वो दुकान अपनी चेंज कर देगा, हो सकता है वो वहां पे स्टेशनरी की शॉप डाल दे, या हो सकता है वो छोटे बच्चों के कलेक्शंस डाल दे। तो कहते हैं कंपटीशन किल्स कंपटीशन। आप इसको पढ़ लीजिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं देखो, कंपटीशन में क्या होता है कि कोई भी मार्केट में सेलर हमेशा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है ताकि वो बायर्स को सिक्योर भी कर सके और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सके। तो अब बायर क्या सोचता है? बायर सोचता है कि हम प्रोडक्ट को ऐसे प्राइस पे खरीदेंगे जहां पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स भी हो सके। तो सेलर क्या करेगा? सेलर सोचता है कि वो ऐसे प्राइस पे बेचे चाहे ताकि उसको ज्यादा बेनिफिट हो सके, जैसा मैंने आपको समझाया। तो कंपटीशन जो है हमें इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस के हिसाब से समझना है, जहां पे कह रहे हैं कि सिक्योर करना है हमें कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स के लिए। जो भी सामान हम बेचने चाहिए, मान लीजिए कोई टेक्निकल सामान है, चाहे मान लीजिए उसमें प्रिंटर्स बेच रहे हो आप, या
लैपटॉप का सामान बेचते हैं या कुछ भी आप ऐसा टेक वाले सामान को सेल करते हैं, तो वहाँ भी वो सोचता है कि हम इसको ऐसी सर्विस दें, ऐसा प्रोडक्ट दें ताकि ये दोबारा कोई और भी चीज़ लेनी है तो हमारी ही शॉप से लेकर जाए। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एंटरप्राइजेस बहुत आउट स्मार्ट हो जाते हैं, बहुत स्मार्टली तरीके से दूसरे कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होंगे कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट से एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन को हम हमेशा इकोनॉमिक राइवलरी के हिसाब से अगर समझते हैं तो ये बड़ा अनस्टेबल है, और नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि बाद में कोई एक ऐसी शॉप या ऐसी इंटरप्राइज हो जाती है जिसका मोनोपोली हो जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि कंपटीशन किल्स कंपटीशन। तो हमारा जो सबसे पहले कंपटीशन लॉ आया था ना, वो आर्टिकल नंबर 38 और आर्टिकल नंबर 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड था। ठीक है, मतलब डीपीएसपी पे बेस्ड होकर हमारा सबसे पहले कॉम्पिटिशन लॉ आया था जिसका नाम था MRTP एक्ट 1969। आई होप यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कंपटीशन लॉ जब सबसे पहले आया था तो आर्टिकल 38 39 ऑफ डीपीएसपी के हिसाब पे या उस पे बेस्ड आया था, उसका नाम था MRTP एक्ट, मैंने पहले बताया। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969। मेन गोल क्या था कि हम मार्केट में फेयर प्ले को और फेयर डील को इनकरेज करेंगे ताकि हेल्दी कंपटीशन हो सके, ये MRTP का गोल था। और उन्होंने ये भी गोल रखा था कि हम प्रोटेक्शंस अफोर्ड करेंगे, कंज्यूमर्स को सपोर्ट देंगे। कैसे देंगे? रिड्यूसिंग द MRTP मतलब हम मोनोपोली को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उनको रिड्यूस करेंगे। इस हिसाब से हम कंपटीशन को हेल्दी तरीके से मार्केट में इनकरेज करने की कोशिश करेंगे। इस उद्देश्य से MRTP आया था। ठीक है, लेकिन समय के बाद, थोड़े समय के बाद MRTP उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, और इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम दूसरा कंपटीशन लॉ लेकर आए, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर में क्या किया, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया और उनसे बोला कि भैया आप ना एक कंपटीशन लॉ को फॉर्मुलेट करिए। और किस लिए करना? ताकि उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करना ताकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हो सके और इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी हो सके, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला एक्ट था वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रहा। इसलिए कमिटी ने एक ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया, एक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया कमिटी ने मई 2000 में। फिर उस कंपटीशन लॉ का ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ उसी साल नवंबर 2000 में। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट ने उस लॉ में पास किया, उसको हमने कंपटीशन एक्ट 2002 का नाम भी दिया। वो एक्ट फोर्स में कब आता है? तो 13 जनवरी को आता है। अभी हम आगे इस डेट को कंफर्म कर लेंगे। 13 जनवरी 2003 को आता है। ठीक है, इस एक्ट को हमने फुल्ली अमेंड किया। ठीक है, फिर से इसका अमेंडमेंट हुआ और फुल्ली ये कब ऑपरेशनल में आया? तो ये आता है 1 जून 2011 में। इसमें 2 बार अमेंडमेंट होता है, 2007 में फिर से अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि भैया अब ये एक्ट जो है ना फुल्ली ऑपरेशन में कब से आएगा? तो 1 जून 2011 से आता है। ये डेट याद रखिएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। कह रहे हैं कि देखिए जो प्रोविजंस थे ना, पहले इन्होंने बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी डाली, उस कमेटी ने रिपोर्ट प्रेजेंट किया 2000 में, मई के महीने में। फिर उसी कॉम्पिटिशन लॉ का ड्राफ्ट आता है नवंबर 2000 में। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स हुआ, अमेंडमेंट होने के बाद वो एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 13 जनवरी 2003। फिर बोलते हैं वो एक्ट फुल्ली ऑपरेशनल कब हुआ? जब 2007 में उसका अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये 1 जून 2011 को फुल्ली ऑपरेशन में आया, मतलब फुल अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से लागू हो गया। ठीक है, अब प्रोविजंस की बात करते हैं। तो जब इतना समय लिया, मतलब 2003 में उसको कंसेंट मिल गई थी, वो इन्फोर्स हो गया था, लेकिन लागू हुआ 2011 में, तो प्रोविजंस भी कुछ समय समय पे लागू किए गए होंगे। तो कहते हैं कि देखो कॉम्पिटिशन एडवोकेसी है सेक्शन नंबर 49 में, ये हमें पढ़ना नहीं है, बस जान लो। ये नोटिफाई हो गया था 2003 में। फिर जो भी प्रोविजंस हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से रिलेटेड, ये सेक्शन नंबर 3 है जो हमें पढ़ना है। और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ये सेक्शन नंबर 4 है, ये भी हमें पढ़ना है। तो ये 2 प्रोविजंस कब नोटिफाई हुए? ये 20 मई 2009 में नोटिफाई हुए, याद रखना। फिर कहते हैं जो भी प्रोविजंस मर्जर्स एक्विजिशन के रेगुलेशन के रिगार्डिंग थे वो आते हैं आपके जून 2011 में। तो ये डेट्स आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब कहते हैं कि देखो हमने MRTP एक्ट को तो हटा दिया, उसको रिप्लेस कर दिया कंपटीशन लॉ से, लेकिन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था और जो कंपटीशन एपिलेट ट्रिब्यूनल था वो अभी भी ऑपरेशनल है, मतलब अभी भी वैसा ही है जैसा वो पहले था। कहते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके फ्रेमवर्क को समझना है, इसके स्केलेटन को समझना है, तो इसमें 4 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो हमारे कोर्स में भी है सेक्शन नंबर 3 में। दूसरा हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे, मैंने अभी आगे भी बताया, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस। फिर हम रेगुलेशंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और कॉम्पिटिशन एडवोकेसी हमारे कोर्स में नहीं है। तो सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये चैप्टर नंबर 2 में है, इसको प्रिंट करवा लो और उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करो। नहीं भी कराएंगे तो सिंपली आप नोट्स बना लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को ब्रेक डाउन किया है, अभी जब मैं आगे उसको और प्रोसीड करेंगे तो समझ में आएगा आपको। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। कह रहे हैं कि देखो जो कंपटीशन एक्ट है ना, इसको हमने क्यों इनेक्ट किया, क्योंकि जो एमआरटीपी एक्ट था ना, वो कुछ प्रोविजंस के रिगार्डिंग कुछ ऐसी हरकतें थी जिनके रिगार्डिंग वो प्रोविजंस नहीं इंट्रोड्यूस कर पाया। कैसी कैसी, तो कहते हैं कि डोमिनेंस का अब्यूज होना, मतलब कोई व्यक्ति कोई एंटरप्राइज बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे था और वो बाकी कॉम्पिटिटर्स को अब्यूज कर रहा था अपनी पावर के हिसाब से, मतलब अपनी पावर को मिसयूज कर रहा था। फिर कहते हैं कार्टेल्स के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं था। बिड रिगिंग नहीं था। बिड रिगिंग क्या होता है, तो कहते हैं कि भैया बिड रिगिंग में बोली लगती है ना, बिड लगता है, हम कहते हैं कि बोली लग रही है। अब उसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि इन्हें कोई टेंडर या कोई भी बिड जो है उसमें किसको जिताना है या किसको वो चीज देनी है, तो ये पहले से डिसाइड हो रखा है। इसके रिगार्डिंग भी कोई प्रोविजन नहीं थे। कॉल्यूसिव एग्रीमेंट के रिगार्डिंग भी नहीं था, जब 2, 3, 4, 5 कंपनियां एक साथ आ जाती हैं और फिर वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि किसने क्या काम करना है, क्या रेट फिक्स होना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉल्यूसिव बिडिंग। प्राइस फिक्सिंग, आपने पहले से ही प्राइस फिक्स कर रखा है कि इस प्राइस में ही हमें सामान को बेचना है। और प्रीडेटरी प्राइस में क्या हो रहा है, मान लो कोई सामान, मान लो मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, 14 रुपए की आती है। अब किसी दुकानदार ने कहा कि भैया हम इस मैगी को 7 रुपए में बेचेंगे, तो प्राइस इतनी लोअर डाउन कर दो कि 14 रुपए वाली दुकान पे कभी कोई जाए ही ना। तो ऐसे प्रोविजन के रिगार्डिंग, ऐसी कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन हमारे एमआरटीपी एक्ट में नहीं था, इसीलिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लेकर आया गया। आई होप इंट्रोडक्शन सफिशिएंट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ये मत सोचना कि इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए हम इस चीजों को नोट करके आपको इतने डिटेल में समझा रहे हैं। ये मत सोचना कि हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, फालतू है हमको तो सेक्शन 3, 4, 5, 6 ही पढ़ना है। नहीं, इससे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था 2022 में आपके, ठीक है। कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, फैसिलिटेट फॉस्टर कंपटीशन, कंपटीशन को फैसिलिटेट करना, उसे फॉस्टर करना। फिर कहते हैं कि टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, उसको हमें क्या करना है, एक कमीशन स्टैब्लिश करो ताकि वो इन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर सके। प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए ताकि आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंडियन मार्केट्स में इंश्योर कर सकें। अब ज्यूरिसडिक्शन की बात कर लें तो कह रहे हैं कि जो कंपटीशन एक्ट है वो उन राइट्स पे, जो राइट्स आपके प्रोटेक्टेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज में, वहां पे ये कंपटीशन एक्ट लागू नहीं होता है। कोई भी एग्रीमेंट जो एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वहां पे भी आपका कंपटीशन एक्ट लागू नहीं होगा, वहां पे आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते तो ये एक्ट नंबर 12 है, इसमें आपके पास टोटल 66 सेक्शंस हैं, यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसे इंट्रोड्यूस किया था अरुण जेटली जी ने ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय कॉम्पिटिशन पॉलिसीज एंड लॉ। इसको एसेंट मिली कब, मैंने अभी आगे भी बताया कि 13 जनवरी 2003, और कमेंसमेंट इसका हुआ 31 मार्च 2003। इसने रिप्लेस किसको किया, तो एमआरटीपी एक्ट 1969 को इसने रिप्लेस किया। अमेंडमेंट कब हुआ, तो 2007 में हुआ, 2009 में हुआ। 2009 में कौन से प्रोविजंस आए थे इफेक्ट में, अभी हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 आया था और सेक्शन नंबर 4 आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आया था, शायद यही आया था 2022 में, बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम आया था। अभी हमने आगे भी पढ़ा, वही बिल्कुल सेम चीज है। पर्पस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी लास्ट में कि आपको क्या करना है। जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कॉम्पिटिशन में, उन्हें एलिमिनेट करो, पहली चीज। दूसरा है कि हमें मार्केट में कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है, सस्टेन कराना है। आप अपने फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है उसको इंश्योर कराइए, और ताकि दूसरे लोग भी कॉम्पीट कर सके मार्केट में, दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी मार्केट में अच्छे से अपने ट्रेड को एक्सरसाइज कर सके। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, कंज्यूमर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो बाय इंश्योरिंग फेयर प्राइस, फेयर प्राइस रखो ताकि कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो ये 4 पर्पस किसके हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के हैं। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। सिनॉप्सिस है ये, इतनी चीजें हमें सेक्शन नंबर 3 में पढ़नी है।
अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 3। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट को खोल लीजिए। हम लोग बेयर एक्ट में बेयर एक्ट के हिसाब से पढ़ते हुए जाएंगे हर एक टॉपिक को। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो देखो, कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, अगर उन एग्रीमेंट्स के माध्यम से कोई भी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन में इन द मार्केट इन इंडिया, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम प्रोहिबिट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से सुन लो। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, चाहे वो एग्रीमेंट गुड्स के रिगार्डिंग हो चाहे वो एग्रीमेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग हो, अगर उन एग्रीमेंट्स के वजह से क्या हो रहा है इंडिया में, इंडिया बताया यहाँ पे, इंडिया में अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो ऐसे एग्रीमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। अप्रिशिएबल का मतलब ही अप्रिशिएट करना नहीं है, यहाँ पे अप्रिशिएबल का मतलब है सिग्निफिकेंट। तो कह रहे हैं अगर कोई भी सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट होता है इंडिया में किसी भी एग्रीमेंट के माध्यम से जो गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग है, और कौन एंटर कर रहा है उसमें, तो कोई भी एसोसिएशन या इंटरप्राइजेस या पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करते हैं और वो एग्रीमेंट प्रोडक्ट किस गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, स्टोरेज, एक्विजिशन या कंट्रोल के रिगार्डिंग है, तो ऐसे एग्रीमेंट को प्रोहिबिट करता है सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। समझ में आ गई बात? सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कहता है भैया ऐसा कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, और ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो चीजें नोट डाउन कर लो आप इसमें। कह रहे हैं कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज का क्या क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, स्टोरेज हो रहा हो, या एक्विजिशन या कंट्रोल। तो कहते हैं ये 6 चीजें दी गई हैं कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो 2 एंटरप्राइजेस कर रही हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर रहे हैं या पर्सन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कराना, सप्लाई कराना, स्टोरेज कराना, डिस्ट्रीब्यूशन कराना, एक्विजिशन कराना, कंट्रोल कराना, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट कॉम्पिटिशन को एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारे इंडिया में। समझ में आ रही बात? तो ऐसे एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहते हैं और ये सेक्शन 3(2) के हिसाब से वॉइड होता है। अब देखो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट तो बहुत बात कर लिया, अब बताओ एग्रीमेंट होता कितने तरीके का। तो एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है, एक हॉरिजेंटल एग्रीमेंट होता है, एक वर्टिकल एग्रीमेंट होता है। अब हॉरिजेंटल एग्रीमेंट क्या होता है, तो कहते हैं कि भैया जब मैन्युफैक्चरर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा हो, जब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा हो, तो उसे हम हॉरिजेंटल एग्रीमेंट कहते हैं। कहते हैं जब एग्रीमेंट 2 पार्टीज के बीच में हो रहा है और दोनों पार्टी सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है। कहते हैं कि जब कोई भी एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज के बीच में एंड दे आर इन सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। तो मैंने बताया मैन्युफैक्चरर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होता है। अब कह रहे हैं सेक्शन नंबर 3 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 3 का ये मैंने ना इसके नोट्स लिख लिए हैं, बेरेक नहीं है इसमें, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, सुनते रहिए बस आप। जब आप सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे, वेयर इज माई पेन, सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि हमने ये प्रिज्यूम कर लिया है कि जो भी हॉरिजेंटल एग्रीमेंट होता है ना, इट एडवर्सली इफेक्ट द कंपटीशन इन द मार्केट। तो ये प्रिज्यूम्ड है। जब आप उसकी लाइन पढ़ेंगे, अगर आपके पास डायरेक्ट है तो उसमें देख लीजिए, शैल बी प्रिज्यूम टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन दी कंपटीशन, चाहे वो डायरेक्टली हो रहा हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो रहा है। तो सेक्शन नंबर 3 कहता है कि कोई भी एंटरप्राइज एंटर नहीं करेगी किसी भी ऐसे एग्रीमेंट में विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच इज एंटी कॉम्पिटिटिव एंड इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ आ गया आपका 3 का 1 एंड 3 का 2 सेक्शन। कहते हैं सच एग्रीमेंट मस्ट कॉज और लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन रेलेवेंट मार्केट। अभी हम रेलेवेंट मार्केट में भी पढ़ेंगे, और वो रेलेवेंट मार्केट 2 तरीके का होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। वो जियोग्राफिकल भी हो सकता है, प्रोडक्ट मार्केट भी हो सकता है। इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, इसी समय इसको भी देख लेते हैं। तो रेलेवेंट मार्केट आपका दिया गया है 2R में, और आपका जो प्रोडक्ट मार्केट है वो दिया गया है 2T में, और आपका जियोग्राफिकल मार्केट दिया गया है 2S में। ठीक है, PQRST। ठीक, तो रेलेवेंट मार्केट कहाँ है, 2R में, जियोग्राफिकल मार्केट कहाँ है, 2S में, और प्रोडक्ट मार्केट कहाँ है, 2T में है। तो कहते हैं अगर वो एडवर्सली एप्रिशिएबल इफेक्ट करता है
इन द रेलेवेंट मार्केट तो इट विल बी वॉइड इन नेचर। फिर बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट हैविंग एडवर्सली इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एग्रीमेंट, इसको देख लेते हैं। तो देखो हमने बताया कि दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपका वर्टिकल होता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता रही थी कि जब आप सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज डी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होते हैं, ये चाहे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं, हम ये पहले से मान करके चलते हैं कि जो एडवर्सली इफेक्ट करने वाले एग्रीमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये आपको जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स हैं ये एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। ये चीज हमने पहले से प्रिज्यूम कर लिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में कौन कौन से एग्रीमेंट इंक्लूड होंगे, उनकी लिस्ट दी है। तो कहते हैं कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि आपके प्रोडक्शन या सप्लाई को लिमिट कर देता है, तो ये आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन 3 का बी क्लॉज। तो कहते हैं कि मान लीजिए क्या होता है कि लिमिट कर दिया गया प्रोडक्शन को। मान लो कोई सामान बहुत अच्छे से बिक रहा था, अब हमने क्या किया कि ये पेन बहुत अच्छे से बिक रही थी, मैंने इसके प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया। अब प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया तो हो सकता है इसकी डिमांड ज्यादा हो रही हो मार्केट में, जब डिमांड ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। तो लिमिटिंग प्रोडक्शन और सप्लाई, अगर प्रोडक्शन को लिमिट या सप्लाई कर रहे हो वो भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहलाएगा और इसका भी एडवर्स इफेक्ट होगा मार्केट पे, ये हम पहले से प्रिज्यूम करके रखते हैं। एग्रीमेंट टू एलोकेट मार्केट, मान लो कि कोई भी कार वाला हो या कोई भी ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई कपड़े की शॉप हो, ठीक है, कपड़े का बिजनेस कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसने बोला कि भैया हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, किसी भी मार्केट में, मान लो बनारस में उनकी कोई बड़ी मार्केट है, तो उन्होंने कहा कि भैया अब यहाँ पे क्या करना है, साउथ एरिया में आप जाओगे और नॉर्थ के एरिया में मैं जाऊंगा। तो इन्होंने मार्केट को ही एलोकेट कर लिया, इन्होंने बोला कि इस एरिया में मैं मार्केटिंग करूंगा, इसमें आप करिए। तो ऐसे एग्रीमेंट को भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहते हैं और इसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है किस पे, कॉम्पिटिशन पे। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर कह रहे हैं कि बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग क्या होता है। तो बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग में आपको एक बार समझा देती हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगी क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। कहते हैं कि मान लो कोई भी कंपटीशन है, ठीक है, आपस में मिलकर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं बिडिंग करूंगा। अब जब बिडिंग करने जाते हैं ना, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि किसको हमें जिताना है। मतलब मान लो कोई टेंडर के रिगार्डिंग है बिडिंग, या कोई भी ऑक्शन के रिगार्डिंग बिडिंग है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग है, तो कॉम्पिटिटर्स ने पहले ही फिक्स कर रखा है कि हम भैया मिस्टर एक्स को ही जिताएंगे, ये बड़े अच्छे हैं, इनका बड़ा सपोर्ट होगा अगर जीत के। तो इन्होंने अंदर ही अंदर फिक्स कर रखा है, तो इसे हम बोलते हैं बिड रिगिंग। और कॉल्यूसिव बिडिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बिडर्स है ना ये आपस में समझौता कर लेते हैं कि इस बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से हम किसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसे हम कॉल्यूसिव बिडिंग कहते हैं। समझ में आ गई बात। फिर बोलते हैं टाई इन अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, रीसेल, रिफ्यूजल, ये आ जाता है आपका वर्टिकल एग्रीमेंट में। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में वो सारे एग्रीमेंट आते हैं जो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज करें मार्केट में। ये हमने आपको एक लिस्ट दे दिया, ये इंक्लूसिव लिस्ट है लेकिन ये लिमिटेड नहीं होते यहाँ तक। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट एंड वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव adverse effect, appreciable adverse effect on competition if they directly or indirectly determine the purchase or sale prices। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 का एक क्लॉज यही कहता है कि अगर आपने सेल के प्राइसेस को पहले से ही डिटरमाइन कर लिया। कैसे कर लिया, मान लो दो सीमेंट की कंपनियां थी, कंपनी ए और कंपनी बी, ये दो कंपनियां थी, इनके जो मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स थे ये आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया ऐसा करते हैं ना कि कंपनी बहुत सारी खुल गई हैं आप सीमेंट बेचने वाली, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीमेंट की जो बोरी है ना उसे 500 रुपए में बेचेंगे, ठीक है, एक बोरी सीमेंट हम 500 में ही बेचेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल प्राइस को पहले से ही डिटरमाइन कर लिया। अब जो इन्होंने सेल प्राइस को पहले से डिटरमाइन किया है, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा मार्केट की कंपटीशन में, और हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जो है इसकी वजह से हमारे पास एडवर्स इफेक्ट कॉज होगा।
समझ में आ रही बात। फिर आता है लिमिट और कंट्रोल आउटपुट टेक्निकल डेवलपमेंट सर्विसेज। तो कहते हैं वही मैंने बताया कि इस पेन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इन्होंने इसके कंट्रोल को ही लिमिट कर दिया, इसके प्रोडक्शन को ही लिमिट कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे जो है डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में फिर से फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होगा। फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। शेयर और डिवाइड मार्केट, मार्केट एलोकेट कर लिया आपने कहा कि भैया इस पार्ट में आप जाके सामान बेचना है, इस वाले पार्ट में मैं आके सामान बेचूंगा, तो ये भी क्या है, ये एलोकेटिंग हो गया। इंडल्ज इन रिगिंग और बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग, तो वो मैंने अभी आपको समझा दिया कि बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दो चीजें और हैं, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें कार्टेल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछ भी सकता है कि कार्टेल इंक्लूडेड है या नहीं है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में, या कार्टेल की वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन पे या नहीं। ये याद रखिएगा, ये डिफाइन किया गया है 2C में, हमें इसमें ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं, बस इतना इतना जान लो, इतना सफिशिएंट है। तो कार्टेल को भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट मानते हैं। ठीक है, फिर आता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में आपके पास आ जाता है वर्टिकल एग्रीमेंट, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन 4 में। ये हमने 3 का 3 पढ़ा, आप 4 पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो जो वर्टिकल एग्रीमेंट है ना, इसमें हम ये प्रिज्यूम करके नहीं चलते कि ये एडवर्स इफेक्ट डालेगा मार्केट पे। यहाँ पे रूल ऑफ रीजन अप्लाई करके हम चेक करते हैं कि वेदर दिस एग्रीमेंट इज एडवर्सली इफेक्टिंग द कॉम्पिटिशन इन द इंडिया और नॉट। समझ में आ रही बात। तो जब 3 का 4 आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्टिकल एग्रीमेंट है, ये वो एग्रीमेंट होता है जो नॉन कॉम्पिटिटर्स के बीच में होता है। मतलब हमने पहले बोला कि मैन्युफैक्चरर के बीच में एग्रीमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में बाकी चेन है ना, उनके साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूशंस के लेवल पे आपने एग्रीमेंट कर लिया है। जैसे मान लो कि आप मैन्युफैक्चरर हो, अब जो आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे आपने उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो उसे हम वर्टिकल एग्रीमेंट कहते हैं। तो कहते हैं एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर या होलसेलर्स के बीच में जब एग्रीमेंट होता है, होलसेलर या रिटेलर्स के बीच में जब एग्रीमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एग्रीमेंट कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, जहां पे प्राइस फिक्सिंग हो रही है, आपने प्रैक्टिसेस को फैसिलिटेट कर दिया। क्वाइट लाइफ एग्रीमेंट, ग्रुप के माध्यम से आप बॉयकॉट कर रहे हैं, ट्रेडिशन एसोसिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बस देख लो एक बार। अब जो वर्टिकल एग्रीमेंट है ना, जब आप इसके क्या कह सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा टाई इन अरेंजमेंट। अब टाई इन अरेंजमेंट क्या होता है, तो कहते हैं मान लो आपने बोल दिया कि भैया अगर आप मेरे यहाँ से सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप मेरे यहाँ सामान खरीदने आएंगे तो आपको इस सामान के साथ दूसरा सामान लेना ही पड़ेगा। मान लो आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां से बोलते हैं कि मुझे फ्रिज लेना है, तो बोलते हैं ठीक है फ्रिज तो आप ले लो, लेकिन इसके साथ आपको आयरन खरीदना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो टाई इन एग्रीमेंट इसे कहते हैं। फिर बोलते हैं एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। तो कहते हैं कि भैया मान लो कोई कंपनी कोई कार की कंपनी का रिटेलर है, वो कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी ही कार बेचोगे, मेरी ही कार का सप्लाई करोगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही मान लीजिए कि कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति के का सामान जो है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। रिफ्यूजल टू डील, कहते हैं भैया हम तुम्हारे साथ डील ही नहीं करेंगे अगर तुम किसी दूसरी पार्टी से भी सामान ले रहे हो। जैसे मान लो बुक्स चलाते हैं स्कूल वाले, तो कोई डीलर आके बोल दे कि मैं आपको बुक्स तब तक नहीं दूंगा जब तक आप दूसरे डीलर के साथ भी, अगर आप दूसरे डीलर के साथ बुक्स ले रहे हैं तो मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में कहा जा रहा है कि आपने पहले से प्राइस की फिक्सिंग कर लिया है, तो ये क्या हो जाता है, ये आ जाता है आपका वर्टिकल एग्रीमेंट में। सेक्शन 3 में ये इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये बात आती है कि सेक्शन 3 के हिसाब से किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन में इन इंडिया, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, वो इंक्वायरी बैठाएगा, वो एडजुडिकेट करेगा कि कहीं वेदर दिस एग्रीमेंट इज एडवर्सली इफेक्टिंग और नॉट, ये सब करेगा। तो कौन कौन से बेसिस पे कर सकता है, तो वही इन सारे बेसिस पे कर सकता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर बोलते हैं कि अगर उसको इंक्वायरी करने के बाद ये लगता है कि हाँ ये कंपटीशन कमीशन सॉरी ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट था, तो अगर कमीशन फाइंड दैट सेक्शन 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो रहा था, तो वो कुछ ऑर्डर्स पास करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वो डायरेक्ट कर सकते हैं उस एंटरप्राइज को कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से ऐसे एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। वो पेनाल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं 10% का। वो कह सकते हैं कि जो 3 साल के फाइनेंशियल ईयर्स में जितना भी तुम्हारा इनकम हुआ है उस टर्नओवर का 10% पेनाल्टी के रूप में आप हमें पे करिए। वो कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि कोई अच्छा अधिकारी बैठा हो तो वो ये भी बोल सकता है कि ठीक है तुम्हारा ना ये एग्रीमेंट मॉडिफाई हो सकता है, तुम इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर दो। या वो ये भी बोल सकते हैं कि आप इतना कॉस्ट ऑफ पेमेंट पे करिए। या वो कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है सीसीआई जो उसे सही लगता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये आ जाता है सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 5। ठीक है, तो कहते हैं कि जितना चीज तुम ऊपर पढ़ के आए हो ना उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा? कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिजाइन एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। अभी हमने शुरू में भी पढ़ा था कि कंपटीशन एक्ट का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। समझ में आ रही बात? यहाँ पे वो चीज थोड़ा डिटेल में लिख के आपको समझा दिया गया है। आई होप चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सेक्शन 3 में है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं अगर इनका कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन में इंडिया में। ये दो तरीके के होते हैं, ये भी मैंने समझा दिया। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल जो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन में हो रहा होता है, और वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल जब डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के भी कई सारे प्रकार हैं, वर्टिकल के भी कई सारे हैं। वर्टिकल में आपका आ जाता है टाई इन अरेंजमेंट, उसके साथ आपका आ जाता है इफेक्टिव सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, और उसके बाद आता है कि अगर आपने प्राइस को मेंटेन कर लिया है, रीसेल प्राइस को। और वही जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पहले से ही आपने कोई प्राइस फिक्सिंग कर ली है, या आपने मार्केट को एलोकेट कर लिया है, या आपने लिमिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, या आपने बिड रिगिंग या कॉल्यूसिव बिडिंग के लिए आपने किसी तरीके का एग्रीमेंट कर लिया है, तो वो हो जाते हैं आपके हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। पहले भी बताया था, अभी फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स में हम पहले से प्रिज्यूम करके चलते हैं कि इस एग्रीमेंट की वजह से एडवर्स इफेक्ट होगा कहाँ पे? कंपटीशन में। और हमने जब वर्टिकल पढ़ा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रूल ऑफ रीजन पे डिपेंड होता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ से। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि डोमिनेंट पोजीशन का यूज करना। आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा या सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, किसके पास अगर पावर आ जाता है तो वो उस पावर का मिसयूज करेगा ही करेगा, चाहे कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। तो कहते हैं अगर किसी एंटरप्राइज के पास, किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा पावर आ गया है, वो अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से ना यूज करे जिसकी वजह से मार्केट में आप अपनी पोजीशन के को मिसयूज करने के लिए फेमस हो जाओ। तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी इंटरप्राइज में पावर को एंजॉय कर रहे हैं किसी भी रिलेवेंट मार्केट में, और आपके पास इतनी पावर है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में क्यों ना होता रहा है, आपके पास इतनी पावर है कि आप बाकी कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स को इफेक्ट कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by enterprise in the relevant market कहाँ डिफाइंड है? 2R में। तो कहते हैं अगर आप रेलेवेंट मार्केट में अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली सारे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस से लड़ सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी हरकत की वजह से किसको इफेक्ट पड़ेगा? कॉम्पिटिटर्स को भी इफेक्ट पड़ेगा और कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि भैया आपने अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया है। अब मार्केट दो तरीके का होता है, मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से इसको डिटेल में समझ लेते हैं। रिलेवेंट मार्केट में दो मार्केट्स आती है, एक रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट जो सेक्शन नंबर 2T में डिफाइंड है, और एक आता है रिलेवेंट जियोग्राफिकल मार्केट जो सेक्शन नंबर 2S में डिफाइंड है। तो 2T क्या कहता है? प्रोडक्ट मार्केट की बात करता है। तो प्रोडक्ट मार्केट की जब हम बात करें तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग दो चीजें होती है, एक तो होता है किसी प्रोडक्ट का डिमांड और दूसरा होता है उसकी सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता है। अब कह रहे हैं कि मान लो किसी को डिमांड साइड में पहले समझते हैं रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है। हम क्या समझ रहे हैं? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट अप्लाई कहाँ? सॉरी, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को हम समझ रहे हैं किस साइड से? हम समझ रहे हैं डिमांड साइड से समझ कर। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास मार्केट में मैगी है, हर कोई मैगी खाने के चक्कर में पड़ा रहता है क्योंकि वो बहुत ही आसानी से बन जाती है। लोग कहते हैं कि 2 मिनट में बन जाती है,
पर मेरी मैगी कभी 2 मिनट में नहीं बनती है। तो कह रहे हैं कि मान लो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है मैगी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मान लो अगर हमने मैगी की प्राइस को बढ़ा दिया, ये 14 या 15 रुपए की मिल रही है शायद इस समय, अगर हम इसको बढ़ा के 30 रुपए कर देते हैं, तो लोग सोचेंगे ना यार मैगी को 30 रुपए का कर दिया, छोड़ो छोड़ो हम इसको नहीं खाते, कोई और चीज ट्राई करते हैं। अब 14 रुपए की मैगी को अगर 30 रुपए में कर दिया और हमको 10 रुपए में क्या मिल रहा है, 10 रुपए में उसी का सब्स्टिट्यूट क्या मिलता है, हमको ईपी नूडल्स मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट में कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है और कंज्यूमर्स उसी सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट करेंगे जब आप अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देंगे। मैगी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे, ईपी नूडल्स पे शिफ्ट करेंगे। तो ये होता है रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट इन रिस्पेक्ट टू डिमांड साइड। समझ में आ गई बात। सप्लाई साइड में क्या कहते हैं, सप्लाई साइड में बात हो रही है प्रोड्यूसर्स की, डिमांड साइड में बात हो रही थी कंज्यूमर्स की। तो प्रोड्यूसर्स में कह रहे हैं कि मान लो किसी के पास कोई पूरा का पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि कोई प्रोडक्ट है जो मैगी जैसा है और उसकी प्राइस बढ़ गई है। अब लोग जो है मैगी का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज करके क्या करेगा, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। वो प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट है ना, आटा मैगी, आटा नूडल्स करके या आटा मैगी आता है शायद उनका। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया जैसे ही मार्केट में मैगी को लेके टेंशन्स बढ़ी, उसके प्राइसेस बढ़े, तो जो प्रोड्यूसर्स था किसी भी इंटरप्राइज का, उसने क्या किया, दूसरा प्रोडक्ट, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया मार्केट में। तो इसको कहते हैं रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट इन रिस्पेक्ट टू सप्लाई साइड। आप डेफिनेशन पढ़ के देखो। आप कह रहे हैं रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट इंक्लूड ऑल द प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करता है हु कैन प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो वही चीज है कि जब आटा नूडल्स आ गया तो मैगी के रिप्लेसमेंट में, तो इनके पास पहले से प्रोडक्शन फैसिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, फिर इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स किस साइड में आते हैं, सप्लाई साइड में, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ये तो समझ में आ गया, ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बारे में था। आप जब जियोग्राफिकल मार्केट को पढ़ोगे तो ये एरिया के हिसाब से है। आप कहते हैं कि देखो भैया कोई भी प्रोडक्ट एरिया के हिसाब से होता है, मतलब लोकल में कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे जो डे टू डे यूज में आते हैं। जैसे मान लो कि आपका अमूल का दही आ गया, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, या अमूल का दूध आ गया, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं वो आ जाते हैं लोकल मार्केट के हिसाब से। लोकल एरिया में जो चीजें यूज हो रही हैं वो जियोग्राफिकल मार्केट आ जाती है। लेकिन जब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो वहाँ दूध की सप्लाई की बात नहीं हो रही होगी, वहां पे टेक्निकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे मान लो कि लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका कैमरा हो गया, ये सब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनका कंजप्शन होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट। तो ज्योग्राफिकल डायमेंशंस तय होती हैं प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से। वो प्रोडक्ट का नेचर एरिया के हिसाब से देखा जाता है कि भैया वो एरिया क्या है। अगर लोकल मार्केट की बात है तो कुछ और प्रोडक्ट है, अगर हमने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल मार्केट की बात की तो कोई और प्रोडक्ट होगा। उनके पैटर्न ऑफ कंजप्शन को समझने की जरूरत होती है। ये है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में हमने रिलेवेंट मार्केट पढ़ा, क्योंकि एग्जाम में पूछा था एक लाइन के हिसाब से कि रिलेवेंट मार्केट कौन कौन सी होती है। जियोग्राफिकल मार्केट भी होती है और क्या होती है, प्रोडक्ट मार्केट भी होती है। अब देखो सेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज नहीं करेगा, अब्यूज नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है, ऐसा करने के लिए कोई एग्रीमेंट करता है तो दैट एग्रीमेंट इज प्रोहिबिटेड। समझ में आ गई बात। 4.2 कहता है कि देखो भैया कोई भी ग्रुप या कोई भी एंटरप्राइज हम मान लेंगे कि उसने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया है। कैसे, अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, किसी भी प्राइस पे या किसी भी चीज का इम्पोज करता है, कोई अनफेयर कंडीशन इम्पोज कर रहा है, अनफेयर प्राइस को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने ऐसा एग्रीमेंट किया है जो कि डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है। या प्रेडेटरी प्राइसिंग, आपको बताया होगा कि मान लीजिए कि मैगी का प्राइस हो गया 14 रुपए, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही प्रमोशन हो रहा है इसका, और किसी ने क्या किया कि ऐसा करते हैं इसको 7 रुपए में बेचते हैं। तो अब पूरे मार्केट में 14 रुपए में बिक रहा है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक दुकान है वहां पे 7 रुपए में बिक रहा है। तो हम ये नहीं टेंशन लेते हैं कि हमें किराया लगा के उस दुकान पे जाना पड़ेगा, हमें है कि हाँ सस्ता बिक रहा है तो हम वहीं से खरीदेंगे। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग अगर होती है तो अभी हम मान के चलेंगे कि आपने अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया है। फिर बोलते हैं कि अगर आपने लिमिट लगा दिया या रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, कहाँ पे, किसी गुड्स के प्रोडक्शंस पे या किसी सर्विस के
प्रोविजंस पे जो मार्केट में है उनको लिमिट या रेस्ट्रिक्ट किया, तो डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया। आपने कोई टेक्निकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट कर लिया है किसी गुड्स के रिगार्डिंग और उस टेक्निकल ये साइंटिफिक डेवलपमेंट को लिमिट कर दिया या रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो फिर से आपने मिसयूज किया। आपने कोई बैरियर्स को क्रिएट कर दिया है, या आप मार्केट में एक्सेस डिनाई कर देते हो, या आप अपनी पावर के हिसाब से मार्केट में एक मार्केट से दूसरे मार्केट में एडवांटेज गेन करने की कोशिश करते हो। तो कहते हैं इस अब्यूज के ऊपर भी कौन डायरेक्शन देगा आपको, तो सीसीआई डायरेक्शन देगा। सीसीआई कौन, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 27 हमने पढ़ा था पहले भी। क्या बोलेगा, बोलेगा कि भाई तुरंत तत्काल प्रभाव से ऐसे एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करो। बोलेगा कि 10% का पेनाल्टी इंपोज कर रहा हूं, तुम्हारा 3 साल का जो भी टर्नओवर है उस टर्नओवर का 10% आप मुझे क्या करेंगे, पेनाल्टी के रूप में दीजिए। वो कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है जो उसको सही लगे। वो आपको पेमेंट ऑफ कॉस्ट करने के लिए भी कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि भैया इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो तो इस एग्रीमेंट में मॉडिफाई करने के लिए भी आपको बोलेगा। अगर कमीशंस को लगता है कि कोई भी एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, तो वो उस एंटरप्राइज को बोलेगा कि भाई साहब आप अपनी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करें, या आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट कर लीजिए, या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि सीसीआई को फिट लगता हो। समझ में आ गई बात। अब पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो सेक्शन नंबर 3 में टाइम लगा, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि जहां पे एक वर्ड से भी आप अगर अपने पास हैंड आउट रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा 2 पेज का बड़ा सेक्शन है। उसमें एक भी ऐसी लाइन नहीं है जहां पे आपको गैप दिखेगा। पूरा का पूरा बड़ा सेक्शन है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के टाइप्स बता रहा है और वर्टिकल एग्रीमेंट्स के भी टाइप बता रहा है। तो इस वजह से सेक्शन 3 में हमें टाइम लग गया। 4 देखो कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, पढ़ने में टाइम तो लगता ही है, रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कहते हैं जब एक से ज्यादा कंपनियां, एक से ज्यादा एंटरप्राइजेस एक साथ आने की कोशिश करती हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कह रहे हैं जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी, कहाँ गया मेरे पेन, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी क्या कर रही है, वो कहती है हम एक साथ आ जाते हैं। चाहे कैसे आएंगी, वो एक्विजिशन के माध्यम से आ सकती हैं, या वो मर्जर के माध्यम से आ सकती हैं, ठीक है, या वो एमलगमेशन के माध्यम से आ सकती हैं, या किसी कंट्रोल के माध्यम से एक साथ आने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो उनका जो असेसमेंट होता है ना, वो उनके पूरे के पूरे एसेट्स और टर्नओवर के हिसाब से होता है। तो सेक्शन नंबर 5 पूरे के पूरे टर्नओवर और एसेट्स की बात करता है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में आप समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब एक या एक से ज्यादा एंटरप्राइज मर्जर एमलगमेशन कंट्रोल के माध्यम से एक साथ आने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन एक तरीके का एक्विजिशन हो सकता है जहां पे एक या एक से ज्यादा एंटरप्राइज आ रहा है मर्जर एमलगमेशन के हिसाब से, अगर वो आते हैं और वो प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड को फुलफिल करते हैं। अभी मैंने बताया ना टर्नओवर और एसेट की बात करता है, तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर है, प्रिस्क्राइब्ड एसेट्स है, उसको अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो एक साथ आ सकते हैं, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स और एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, इसको फुलफिल करें। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय ए पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज, मर्जर और एमलगेशन, इनका तीनों का एसेट्स और टर्नओवर दिया हुआ है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसको अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन के तौर पे अपनी एंटरप्राइजेस को ला सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशंस जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं ना, वो डिफाइंड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, उसके लिए आपको सीसीआई के सामने अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। सीसीआई के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या आपको बोल सकता है कि भैया ये हमको पसंद नहीं है आपका कॉम्बिनेशन, हम इसको रिजेक्ट भी करिए। फिर वो कह सकते हैं कि आप जो है सेपरेट प्रोविजंस दिया है कि अगर एक्विजिशन कर रहे हो, किसी चीज को एक्वायर कर रहे हो, टू लोन या इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कहते हैं ऐसे में आपको 30 दिन से पहले सीसीआई को नोटिफाई करना है। इसमें देखो सीधी सी बात ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रिगर इवेंट है, ट्रिगर इवेंट क्या होता है, तो कहते हैं कि मान लीजिए बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने क्या किया है, आपके प्रपोज्ड मर्जर या एमलगमेशन को अप्रूव कर दिया है, ठीक है, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट था जो कि प्रपोज्ड एक्विजिशन के रिगार्डिंग था, उसको एग्जीक्यूट करा दिया गया है, तो कहते हैं इसे हम ट्रिगर इवेंट कहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर सीसीआई को नोटिफाई करना होगा। कब करना होगा, मतलब ट्रिगर इवेंट मतलब कोई भी ऐसी डील जो कि
आप प्रोसीड करने वाले हैं और उसने मॉनेटरी थ्रेशोल्ड से थोड़ा ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मॉनेटरी थ्रेशोल्ड मतलब जो मॉनेटरी प्रिस्क्राइब लिमिट है उसके ऊपर अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सीसीआई से परमिशन भी लेना पड़ेगा। सीसीआई उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और ट्रिगर इवेंट में मैंने पहले बताया, फिर से बता रही हूँ कि ट्रिगर इवेंट मतलब होता है कोई भी ऐसी डील जो ऑफिशियली आप करने जा रहे हैं और जिसके रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने अप्रूव कर दिया है या एग्जीक्यूशन करा दिया है किसी डॉक्यूमेंट का, तो उसे हम ट्रिगर इवेंट कहते हैं। उसके रिगार्डिंग आप 30 दिन के अंदर अंदर सीसीआई को नोटिफाई कर देना। एग्जामेशन में बोला गया कि कोई भी डिसीजन अगर आपने अमलगमेशन के रिगार्डिंग लिया था प्रायर टू 1 जून, 1 जून क्या है, जब आपका पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट तौर पे इन्फोर्समेंट में आ गया था, या आप कह सकते हैं कि कंप्लीट तौर पे लागू हो गया था, तो कहते हैं कोई भी डिसीजन आपने अमलगमेशन के रिगार्डिंग लिया था प्रायर टू जून 1 2011, तो उसको हम बोल रहे हैं कि ऐसे किसी भी एमलगमेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देना है सीसीआई को। ठीक है, अब देख लेते हैं सेक्शन नंबर 5। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सेक्शन नंबर 3 पेजेस का मिलेगा, लेकिन उन 3 पेजेस में जो बातें लिखी गई हैं उसे मैं आपको इस स्लाइड में बता रही हूँ। कहते हैं कि देखो, जब मुद्दा एक्विजिशन मर्जर अमेलगमेशन का है तो वो कब कॉम्बिनेशन के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कहते हैं कि देखिए, जब इंडिविजुअल तौर पे हो रहा है, मतलब वेयर इज माई पेन, जब कोई पर्सन है, जो कहते हैं कि अगर कोई पार्टीज उन्हें अमेलगमेशन करना है, एक्विजिशन करना है या कॉम्बिनेशन बनाना है अपने एंटरप्राइज का, तो कहते हैं उनका एसेट कितना होना चाहिए, मोर देन 100 करोड़, और उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, मोर देन 300 करोड़ इनसाइड इंडिया। ठीक है, ये पर्सन की बात हो रही है। और अगर कोई भी ऐसा एंटिटी है जो कि आउटसाइड इंडिया है तो उसका कितना एसेट होना चाहिए, तो $500 मिलियन, इंक्लूडिंग कम से कम, मतलब बाहर, अगर देखो ये ना आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है तो कह रहे हैं बाहर आपका कितना होना चाहिए एसेट, तो $500 मिलियन। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, अब था तो मैं पढ़ा दे रही हूँ। इंक्लूडिंग एटलीस्ट 500 करोड़ इन इंडिया, 500 करोड़ इंडिया में होना चाहिए। और टर्नओवर की बात करें तो 1500 मिलियन डॉलर होना चाहिए बाहर, मतलब आपका आउटसाइड इंडिया, और 1500 करोड़ इंडिया में आपका टर्नओवर होना चाहिए। फिर ग्रुप की जब बात करते हैं तो कहते हैं अगर कोई पार्टी है जिसको कॉम्बिनेशन करना है और वो बिलोंग करता है ग्रुप को, तो उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 400 करोड़ 4000 करोड़ है, और एसेट उनका होना चाहिए 12000 करोड़। अगर ग्रुप का एसेट है टर्नओवर इनसाइड और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो 2 मिलियन होना चाहिए, और 6 बिलियन उनका टर्नओवर होना चाहिए। 2 बिलियन पूरा का पूरा उनका एसेट और 6 बिलियन उनका टर्नओवर। तो ये आप याद रखना, 300 करोड़, 3000 करोड़ और 1000 करोड़ आता है पर्सन के हिसाब से। और जब वही हम बात करते हैं किसी एंटिटी के हिसाब से जो बाहर आपकी है और इंडिया में भी तब होनी चाहिए, तो बाहर वाली का होगा $500 मिलियन, और जब इंडिया वाली है उसका 500 करोड़। टर्नओवर में भी 1500 मिलियन उधर और 1500 करोड़ इंडिया में। फिर 4000 करोड़ कहाँ होगा, जब ग्रुप की बात हो रही है, और 12000 करोड़ आपका पूरा क्या होगा, टर्नओवर होगा। तो ये याद इतना रखना है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो कर लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है। फिर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन नंबर 6 में दिया है, ये लास्ट सेक्शन है। ये कहते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन में तो वो डिक्लेयर कर सकता है सीसीआई एज वॉइड, बोल देगा कि भैया ये वॉइड है, इसको हटाओ। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, तो कह रहे हैं कि देखो, कोई भी पर्सन अगर उसको अपना कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो क्या करेगा, कोई भी एंटरप्राइज अगर उसको कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो क्या करेगा, वो कंपटीशन कमीशन को पहले से नोटिस देगा विद इन द 30 डेज। तो कहते हैं वो कंपटीशन कमीशन को नोटिस देगा, कब देगा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, किसको, जो भी प्रपोजल उसने रखा था रिलेटिंग टू मर्जर एंड एक्विजिशन, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है। या जो भी एग्रीमेंट थे रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड एक्वायरिंग कंट्रोल, उसको भी एग्जीक्यूट कराया जा चुका है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से 30 दिन के अंदर अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सीसीआई को नोटिस प्रोवाइड कराएंगे। कहते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा, कब तक, जब आपने नोटिस दे दिया है सीसीआई को तो उसके 210 दिन तक वो इफेक्ट में नहीं आएगा। तो 210 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। अब स्टेप की बात कर लेते हैं, तो स्टेप में इसमें कहा गया कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉम्बिनेशन बाय सीसीआई, तो कहते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि सीसीआई इशू करेगा नोटिस पार्टीज को
जो भी उन्होंने नोटिस दिया उसके रिप्लाई में वो एक नोटिस इशू करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर कि ये कॉम्बिनेशन हम इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। सीसीआई ये भी बोल सकता है कि हम आपको डायरेक्टर जनरल को कि एक रिपोर्ट सबमिट करो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन वो बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए डायरेक्टर जनरल को सीसीआई बोल सकता है। अगर सीसीआई सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भैया इसकी वजह से कॉम्बिनेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो बोलेंगे कि भैया ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट में नहीं आएगा पहली चीज। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन ला सकते हो तो बोल सकते हैं कि हाँ मॉडिफिकेशन कर दो। अगर सीसीआई सेटिस्फाई नहीं है मॉडिफिकेशन से, तो वो बोल देगा कि उसको 30 दिन का फिर से देगा कि भैया आप मतलब मॉडिफिकेशन कर दो, जो भी कमीशन चाहता है उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दीजिए। अगर पार्टी स्टिल फेल्स टू एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन, अगर वो मॉडिफिकेशन नहीं एक्सेप्ट करता है तो कॉम्बिनेशन उनके ऊपर पेनल्टी लगा देगा 1%, मतलब उनके पूरे टर्नओवर का 1% उन्हें एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो मैंने ना टाइप नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, और यहाँ से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें बस एक आइडिया लेना है कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। तो अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब आप इसको बिना आंसर देखे एक बार चेक करो। द रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 किसके बारे में है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में है। और सेक्शन नंबर 4 किसके बारे में था? सेक्शन नंबर 4 हमारा था एब्यूज ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो कहते हैं रेमेडीज कहाँ पे मिली है इसकी? तो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 27। क्या बोला था सेक्शन नंबर 27? 4 चीजें ऑर्डर कर सकता है कमीशन। क्या कर सकता है? कि डिसकंटिन्यू करो ऐसे एग्रीमेंट को, मॉडिफिकेशन कर सकते हो तो मॉडिफिकेशन करो, पेनल्टी इंपोज करने की बात कर सकता है, कोई भी ऑर्डर जो उनको सही लगता है, और पेनल्टी कॉस्ट का भी पे करने के लिए कह सकते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन कहाँ दिया है? सेक्शन नंबर 4 में दिया है। ये 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स or provision of services which causes or is likely to cause appreciable adverse effect in India is void। तो कौन कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं इसमें? तो देखो भैया एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। हमने हॉरिजेंटल में भी कई सारे प्रकार पढ़े, 4 प्रकार पढ़े, और इसमें भी हमने पढ़ लिया वर्टिकल में भी। तो अब इसको पढ़ लो। आप कह रहे हैं कि टाई इन अरेंजमेंट, क्या टाई इन अरेंजमेंट हो सकता है? मतलब एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट कर सकता है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कर सकता है, रिफ्यूजल टू डील ये भी कर सकता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस ये भी कर सकता है। तो आप देखोगे ये सारे के सारे कहाँ के हैं? वर्टिकल एग्रीमेंट के हैं। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन कर पा रहे हो आप? मजा आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 में डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशन दी गई है। तो कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन मतलब होता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise in the relevant market in India which enables it to operate independently of operative forces and affects competitors and consumers in its favor। तो कोई भी ऐसा पोजीशन जो आप या कोई भी इंटरप्राइज एंजॉय कर रहा है रिलेवेंट मार्केट में, जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं और आपकी हरकत की वजह से कॉम्पिटिटर्स या कंज्यूमर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सेक्शन नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन में ये डेफिनेशन दी गई है। नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, कोई भी एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं करेगा, ये दिया गया है 4 के 1 में। तो हमने ये भी कर लिया था, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर 1 होगा। ठीक है। इन डिटरमाइनिंग द रेलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट, मैंने बोला था ना कि रेलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट का भी आया था, ये है आपका 2S। तो कहते हैं रेलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट डिटरमाइन करने के लिए कमीशन को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो देखना पड़ेगा कि रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स या नेचुरल प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज हैं, नहीं देखना पड़ेगा ये चीज उनको देखना पड़ेगा। जियोग्राफिकल मार्केट एरिया के हिसाब से डिटरमाइन होता है, तो लैंग्वेज देखेंगे, लोकल लोगों की क्या स्पेसिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाएगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देखा जाएगा, रेगुलर सप्लाई क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स को देखते हैं। तो ये देखो लॉजिकल है, क्योंकि ज्योग्राफिकल मार्केट मैंने बताया कि लोकल के हिसाब से होगा, या अगर आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर बात करें तो कुछ और प्रोडक्ट्स के हिसाब से, वो एरिया के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें भी आपका आंसर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स, वो ये भी देखेंगे कि क्या क्या ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको देखेंगे। सॉरी ये गलत हो गया, ये भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कहते हैं किसके लिए कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि देखो कॉम्पिटिशन एक्ट मैंने ये बताया था, उसमें
आप लोगों को जब हम लोग पर्पस पढ़ रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कमीशन टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग इफेक्ट ऑन कंपटीशन, वो प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन को इफेक्ट कर रही हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के बाद उनके लिए एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि वो चीजें प्रिवेंट हो सके। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, टू एस्टैब्लिश एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। तो ये नहीं होगा, बाकी के चारों होंगे। तो 1, 2, 3, 4 अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ कार्टेल, जो कहाँ डिफाइंड है, 2C में डिफाइंड है। क्या नेसेसरी नहीं है, तो कार्टेल के लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कार्टेल एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स के बीच में होगा, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ट्रेडर्स के बीच में होगा। तो कार्टेल्स क्या है, कार्टेल्स एक हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है। तो इसमें क्या होगा, एग्रीमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव या तो आपका है लिमिट करने का, या कंट्रोल करने का, या रेस्ट्रिक्ट करने का, या प्राइसेस के सेल के प्राइसेस को पहले से डिटरमाइन करने का। तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के जितने एसेंशियल्स थे वो यहाँ लगा देना। कार्टेल्स आर वेरी गुड फॉर कंपटीशन, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में कार्टेल्स भी इंक्लूडेड होते हैं और वो क्या करते हैं, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लाते हैं कंपटीशन ऑफ द मार्केट में। तो क्या नेसेसरी नहीं है पूछा गया है, तो कार्टेल्स आर वेरी गुड फॉर कंपटीशन, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ऑल सम रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनाल्टीज अंडर कंपटीशन एक्ट आर क्रेडिटेड टू, कहाँ पे जाएंगे ये सारी चीज, तो कहते हैं कि ये जो भी सम्स हैं जो आप पेनल्टी के माध्यम से लेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, तो वो आपका जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये 2023 में पूछा गया था, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे। डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिफ्लेक्टेड, कैसे रिफ्लेक्ट होगा, जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, रिलेवेंट मार्केट में। रिलेवेंट इंटरनेशनल मार्केट हमने नहीं पढ़ा था, हमने रिलेवेंट मार्केट पढ़ा था, तो ये नहीं होगा। एंटरप्राइज आप मतलब स्ट्रेंथ है किसी एंटरप्राइज के पास जो इंडिपेंडेंटली मार्केट में ऑपरेट कर सकता है, ये होगा। अफेक्टिंग कंपटीशन और कंज्यूमर्स ऑफ रिलेवेंट मार्केट, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स और कॉम्पिटिटर्स को इफेक्ट हो। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि आप रिलेवेंट मार्केट में इंडिया में इंजॉय कर रहे हैं, तो ये तीनों आ जाएंगे डोमिनेंट पोजीशन के रिगार्डिंग में। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4, ठीक है। आई होप चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पे फॉलो करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कुछ भी कमेंट करोगे तो मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको जवाब जरूर दूंगी। आई होप चीज़ें पसंद आई हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट माई प्लेलिस्ट, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।